अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक इस समय चल रही है। बैठक में 15 से अधिक राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इसमें भाग ले रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल की हिंसक झड़प के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हिंसक घटना पर कड़ा रवैया अपनाया है। उन्होंने बुधवार को कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत के 20 बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि स्थिति और परिस्थिति कैसी भी हो, भारत अपनी एक एक इंच जमीन और आत्मसम्मान की दृढ़ता से रक्षा करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। 6 जून को दोनों देशों के कोर कमांडरों की बैठक चुशल मोल्डो क्षेत्र में हुई थी। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने के बारे में सहमति बनी थी। इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों देशों के ग्राउंड कमांडर पिछले सप्ताह नियमित रूप से बैठक करते रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने चीन से कहा है कि वो अपनी गतिविधियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार अपने क्षेत्र तक ही सीमित रखे। While we remain firmly convinced of the need for maintenance of peace and tranquility in the border areas and the resolution of differences through dialogue, at the same time, as Honorable PM stated yesterday, we are also strongly committed to ensuring India's sovereignty and territorial integrity. प्रवक्ता ने कहा कि भारत का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो नियंत्रण रेखा के इस पार अपने क्षेत्र में ही हमेशा सभी प्रकार की गतिविधियां करेगा और सीमा प्रबंधन के प्रति उसका रवैया जिम्मेदाराना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में चलाए जा रहे कार्य की प्रगति के बारे में प्रस्तुति भी दी गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि काशी विश्वनाथ परिसर के विकास के दौरान मिले सभी प्राचीन मंदिरों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को समुचित पर्यटन गाइड के साथ रूट मैप तैयार करना चाहिए ताकि पर्यटक और श्रद्धालु इस परिसर को देख सकें। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को मॉडल रोड की पहचान करने का निर्देश दिया। इस सड़क को स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से गौरव पथ के रूप में विकसित किया जाएगा और इस पर काशी की धरोहर देखने को मिलेगी। श्री मोदी ने स्वच्छता और साफ सफाई के सभी मानदंडों के उपयोग से काशी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान वाराणसी में संचार और संपर्क का विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने के बारे में भी प्रस्तुति दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी को राष्ट्रीय जलमार्ग का केंद्र बनाया जाना चाहिए। इसके लिए वाराणसी से हल्दिया तक जलमार्ग के विकास की योजना तैयार की जानी चाहिए। श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई घोषणा की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना के लाभ नागरिकों तक तेजी से पहुंचाए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि किसान सरकार की प्राथमिकताओं में से शामिल हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि वाराणसी में करीब 8,000 करोड़ रुपए की 100 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाली एजेंसी बनाने के लिए ये समझौता किया गया है। मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना 1 जून को शुरू की थी। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान बुरी तरह से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए तक का कार्यकारी पूंजी ऋण ले सकते हैं। ऋण की किस्त 1 वर्ष की अवधि में प्रतिमाह चुकानी होगी। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। आंध्र प्रदेश और गुजरात में 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3, झारखंड में 2 तथा मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में 1-1 सीटें हैं। कर्नाटक में 4 सीटों पर सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए। ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा उम्मीदवार इरन्ना कडाडी और अशोक गस्ती। अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के उम्मीदवार नबाम नेबिया भी राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 53.80% तक पहुंच गई है और कोरोना वायरस से पीड़ित कुल 2,04,771 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,386 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,63,248 है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 13,586 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर ऐसे मामलों की संख्या 3,80,532 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी प्रसार के बाद से एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। एक दिन में 336 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में मृतकों की संख्या 12,573 हो गई है। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.30% तक पहुंच गई है। नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता वाली समिति ने दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड-19 उपचार के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा तय करने की सिफारिश की है। समिति ने आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10,000, वेंटिलेटर सपोर्ट के बिना आईसीयू के लिए 13 से 15,000 और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के लिए 15 से 18,000 रुपए का शुल्क तय करने की सिफारिश की है। इनमें पीपीई की लागत भी शामिल है। कई बैठकों में गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए दिल्ली में परीक्षण की क्षमता बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की दर दोगुनी कर दी गई है और 15 से 17 जून के बीच 27,000 से अधिक नमूने एकत्र किए गए हैं। दिल्ली के 242 कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर किए जाने वाला स्वास्थ्य सर्वेक्षण कल पूरा हो गया और इस दौरान कुल 2,30,000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। तुरंत परिणाम प्राप्त करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 193 परीक्षण केंद्रों में 7,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया है। कोविड रोगियों के लिए बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली प्रशासन होटलों और अन्य सुविधाओं को कोविड देखभाल केंद्र में परिवर्तित कर रहा है। दिल्ली सरकार ने कोविड RT-PCR टेस्ट के लिए 2,400 रुपए की दर भी तय कर दी है। इसके अलावा रेलवे ने दिल्ली में बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के लिए 500 से अधिक कोविड देखभाल कोच भी तैनात किए हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेलवे ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए 5,231 गैर वातानुकूलित कोच को आइसोलेशन कोच में बदल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग की समेकित कोविड योजना के तहत ये कोच आइसोलेशन कोच में बदले गए हैं। ये सलाह दी गई है कि इन कोच में हवा के आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और यदि वातानुकूलित कोच हो तो वो नॉन डक्टेड होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया पोर्टल जारी किया है जो न केवल रोजगार ढूंढने वाले युवाओं बल्कि उन उद्यमियों के लिए भी लाभदायक है जो कुशल कामगार ढूंढते हैं। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की अनूठी पहल की है। ऑनलाइन रोजगार कार्यालय के रूप में काम करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ओपन बुक ऑनलाइन परीक्षा में बैठने को कहा है। ये परीक्षा 2 जुलाई से शुरू होगी। अदालत ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए पुस्तक अथवा सहायक उपकरणों की 2 लाख रुपए तक की खरीद की राशि का उन्हें भुगतान किया जाएगा। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो और आशा मेनन की पीठ ने निर्देश दिया कि जब कभी ओपन बुक परीक्षा का दूसरा चरण शुरू होगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी पहले चरण की परीक्षा के अपने अंक सुधारने के लिए परीक्षा देने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस आदेश को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐप स्टोर में कुछ ऐप पर पाबंदी लगा दी है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस आदेश को फर्जी बताते हुए कहा है कि ना तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ना ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र NIC द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, ये असाधारण समय है और इसलिए हमें घर पर ही रहकर इसे मनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।